हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज मैं फिर बीए थर्ड ईयर के लिए सेमेस्टर 6 के लिए पेपर कोड A050601T एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट पेपर के लिए यूनिट 4 लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। यूनिट 4 का नाम है साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये इसका पार्ट 1 है और आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि हम इसमें से कितना स्कोर कर पाते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग पेन पेपर लेके बैठें और उसमें नंबरिंग करते जाएं और उसके अनुसार खुद का आकलन करें कि आप इसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दे पा रहे हैं और किन क्षेत्रों में अभी आपको सुधार करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूनिट 4 साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सीमांत गांधी कहा जाता है महात्मा गांधी को, लाला लाजपत राय को, खान अब्दुल गफ्फार खां को, किसी को नहीं। गेस कीजिए इसका सही आंसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जिससे कि आपको आगे याद रखने में आसानी हो। तो खान अब्दुल गफ्फार खां एक महान पश्तून नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें प्यार से बच्चा खां या बादशाह खां भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और उनको सरहदी गांधी या फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है क्योंकि वो महात्मा गांधी के करीबी दोस्त थे और अहिंसा का समर्थन करते थे। इसकी वजह से यानी कि उनके जो वैल्यूज़ हैं वो गांधी जी की तरह थे, जिसमें कि वो अहिंसा को सपोर्ट करते थे। इसीलिए इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। कुछ और तथ्य हैं इनसे रिलेटेड, जैसे 1929 में उन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसको खुदाई खिदमतगार कहा गया और उसको लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। ये पूरी तरह से अहिंसक संगठन था जिसने ब्रिटिश शासक का कड़ा विरोध किया। वो मैंने आपको बताया ही, क्योंकि वो अहिंसा को प्रायोरिटी पे रखते थे तो इसलिए उनको सीमांत गांधी या गांधी जी की तरह कहा जाता था। उन्होंने क्या किया था, जब भारत का विभाजन हुआ था सन 1947 में, तो उन्होंने इसका विरोध किया था और वो उससे काफ़ी दुखी भी थे। उन्होंने कहा था आपने हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया। और एक और बात इसमें नोट करने वाली ये है कि भारत रत्न मिला है इनको। ये पहले ऐसे प्रथम गैर भारतीय थे जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में। इनसे इसके आसपास से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप थोड़ा साइड में कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। साइमन कमीशन भारत में प्रथम बार आया 1927, 1928, 1929 या 1930। तो देखिए क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बार आया, इसका मतलब एक या दो बार आया होगा। तो इसमें मैं बता दूं आपको, पहले इसका आंसर आप गेस कीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा। तो आई थिंक आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए अगला इसका देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सन 1928। तो देखिए साइमन कमीशन एक संगठन या एक कुछ लोगों का ग्रुप समझिए जिसको इंग्लैंड से भेजा गया था भारत 1919 के एक्ट की जांच करने के लिए। तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था सन 1927 में और ये भारत आया 1928 में। तो जब ये 1928 में भारत आया तो लोगों ने इसका बहुत विरोध किया और इन्होंने नारे लगाए, क्या, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। काफ़ी विरोध किया गया, इसको किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि उस कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों में कोई एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सब ब्रिटिश लोग ही थे। इसकी वजह से भारतीय लोग काफ़ी नाराज़ थे इस बात को लेकर के, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया।
अब यहाँ आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि प्रथम बार, तो प्रथम बार तो 1928 में आ रहा है, तो इसका मतलब दूसरी बार भी आया होगा। तो दूसरी बार जब आता है साइमन कमीशन, जो साइमन आता है वो अपनी रिपोर्ट लेकर के आता है सन 1929 में। इसकी आगे की कुछ स्टोरी है, वो हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते जाएंगे तो उसके साथ बताते जाएंगे। तो यहाँ आप याद रखें कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया है, सन 1928 में। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया 1929 में, 1930 में, 1931 में या 1947 में? गेस कीजिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1929। तो देखिए इसका जो रिलेशन है वो है नेहरू रिपोर्ट से। तो जब नेहरू रिपोर्ट दी गई थी 1928 में, 1928 में नेहरू रिपोर्ट देते हुए ये शर्त रखी गई कि या तो आप ये जो नेहरू रिपोर्ट में बातें लिखी है उसको इम्प्लीमेंट करें, अदरवाइज हम क्या करेंगे कि अभी तो हम कह रहे हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दीजिए, लेकिन अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो 1 साल बाद हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो जैसा कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इस बात को माना नहीं, उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया पूरे तरीके से नेहरू रिपोर्ट को, तो उसके लिए पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई। और इसकी घोषणा जो की गई वो की गई 1929 में, जो हुआ था सेशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा 1929। इधर आप देख पा रहे हैं एक ये है कटिंग है न्यूज़पेपर की, बॉम्बे क्रॉनिकल पूर्ण स्वराज एट लास्ट, क्राउनिंग अचीवमेंट ऑफ 20 ईयर्स ऑफ टॉयल। मतलब ये सब करके ऐसे उस समय का जो खबर थी वो छपी होगी, इसको आप इधर देख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फिर हम। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की 1919, 1929, 1930 या 1942? गेस कीजिए इसका सही आंसर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1930। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा जो इनका था गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था 1930 में। अब इसके बहुत सारे कारण थे, उन कारणों को हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका दांडी यात्रा का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, इन 1930 महात्मा गांधी led a historic 24-day march from Sabarmati Ashram to Dandi, a village on the Arabian Sea, against the British government's unfair salt tax। तो गांधी जी ने ये दांडी यात्रा शुरू क्यों की थी? इसका जो मुख्य कारण था वो ये था कि ना ब्रिटिश सरकार की जो कर लगाने की एक लिमिट है वो बढ़ते जा रही थी। उन्होंने यहाँ तक कि कर जो नमक था, नमक पे भी टैक्स लगा दिया, और उन्होंने ये बिल्कुल मना कर दिया कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा। तो ये काफ़ी लोगों को इनकन्वीनियंस होने की बात थी, क्योंकि नमक तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आहार का, उसको भी महंगा बना दिया जाएगा तो कैसे लोग सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए गांधी जी ने लोगों का समर्थन करते हुए उन्होंने सब लोगों के साथ अपना एक 78 अनुयायियों का ग्रुप बनाया, और वो अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा की, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। नमक कानून को तोड़ दिया मतलब जैसे कि ब्रिटिश ने कहा था कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा, तो गांधी जी ने वहाँ नमक बनाया और इस कानून को तोड़ दिया। इसी को कहा जाता है दांडी मार्च या फिर दांडी यात्रा। इनकी ये दांडी यात्रा 12 मार्च से शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, तो आपको इतना समझ आएगा, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक शुरुआत थी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन सी समस्या विवादास्पद रही? सांप्रदायिकता, जातीयता, राष्ट्रीय एकता, ये सभी। देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सांप्रदायिकता। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो सांप्रदायिकता का एक मुद्दा था वो काफ़ी विवादास्पद रहा। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस भाग लेगी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अब मैं थोड़ा सा आपको गोलमेज सम्मेलन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जिससे कि आपको आगे समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो देखिए, गोलमेज सम्मेलन क्या था? जैसे कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी और नेहरू रिपोर्ट थी, उनको मिलाकर के उसको डिस्कशन के लिए उनको इंग्लैंड में बुलाया गया। सभी लोगों को, मतलब जो भी खूब, जैसे कांग्रेस के कुछ अध्यक्ष हो गए या अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको बुला करके इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन किया गया। अभी गोलमेज सम्मेलन होना तो एक ही था, लेकिन हुआ ऐसा कि कांग्रेस उस दौरान, जब ये गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, कांग्रेस उस दौरान इसका बहिष्कार कर रही थी। तो इसलिए कांग्रेस तो इसमें नहीं आई थी, वो इसमें शामिल नहीं हुई थी। अब कांग्रेस इसमें शामिल होगी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, उसको देखेंगे आगे। तो अभी तक हम ये देख लेते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिकता की समस्या विवादास्पद रही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए, प्रथम तो इसमें है ही नहीं, ये तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि गांधी जी ने और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। तो इसमें से हमारे पास बचता है ऑप्शन बी और सी। डी होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ 3 ही गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। तो अब हमें बी और सी में से गेस करना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, द्वितीय, यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ये जो सविनय, क्योंकि मैंने बताया आपको कि प्रथम में तो ये शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उसके लिए इरविन ने इनसे बात की, जो कि उस समय के वायसराय थे। उन्होंने इनसे बात की और इनसे एक समझौता किया। वो समझौता होने के बाद गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में जाना स्वीकार किया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन कब हुआ? 1932 में, 1933 में, 1934 में या 1935 में? तो पहले तो गांधी इरविन समझौता ही होगा। गांधी इरविन समझौता के बाद ही वो जाएंगे इसको ख़त्म करने। चलिए देखते हैं फिर ये कब हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सन 1932। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हुई थी सन 1932 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम था मद्य निषेध, नमक कर की समाप्ति, विदेशी वस्त्र के आयात पर कर लगाना, या ये सभी? तो इसमें देखते हैं, हम इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो नमक कर की समाप्ति तो इसमें होगा ही होगा। जैसे दांडी मार्च जो शुरू किया गया था, इसीलिए तो वो शुरू किया गया था कि नमक पे से टैक्स हटाइए। तो आगे मद्य निषेध और विदेशी वस्त्र के आयात पर कर लगाना, ये इसमें है या नहीं, इसमें से इसको आप गैस कीजिए। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है डी, ये सभी। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मोटो था, जो उद्देश्य था, वो यही था क्या, कि जो ब्रिटिश वस्तुएं और उनकी विदेशी सामान या कपड़े जो भी हैं उनका बहिष्कार किया जाए, यानी कि उनको यूज़ में न लाया जाए। जो सरकारी संस्थान हैं, स्कूल और कॉलेज हैं, उनका त्याग कर दिया जाए। शराब और अफीम की दुकानों के सामने धरना लगाया जाए, क्योंकि जो शराब और अफीम की दुकानें थी, एक तो उनसे मॉरल डिग्रेडेशन होता था लोगों का। दूसरी बात है कि यहाँ से अंग्रेज़ों को काफ़ी अमाउंट में टैक्स मिलता था, पैसा मिलता था। ठीक है, और दूसरा इसका काम ये था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, उनका कहना था कि हम टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे, हम कोई एक्स्ट्रा टैक्स ब्रिटिशर्स को नहीं देंगे। ठीक है,
तो अब देखते हैं कि इसके लिए उन्होंने क्या-क्या किया होगा। तो अगर लोग सरकारी संस्थानों में नहीं जाएँगे और कॉलेजों में नहीं जाएँगे तो क्या करेंगे? अपना खोलेंगे। तो उन्होंने अपने कुछ नए स्कूल कॉलेजेस खोलने शुरू किए और फिर बात थी कि ब्रिटिश वस्तु और कपड़ों का बहिष्कार। अब अगर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाएगा तो उन्होंने खुद से कपड़े बनाकर पहनने शुरू किए। जैसे खादी को बुनने का प्रचलन दोबारा से शुरू किया गया। ठीक है? तो चलिए, यहाँ तक कि सवर्णा अवज्ञा आंदोलन के बारे में इतनी बात हमने कर ली है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने किस पर जोर दिया? होम रूल, पूर्ण स्वराज, औपनिवेशिक प्रशासन में भारतीयों की सही भागीदारी। तो देखिए, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट की बातों को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था और उनकी समय सीमा भी पूरी हो गई थी 1 साल की। तो उसके बाद कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पर जोर दिया था। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज। तो इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का एजेंडा बनाया गया कांग्रेस अधिवेशन के लाहौर अधिवेशन में और इसको 1929 में लाहौर में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला शुरू करते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव तो अधिवेशन में ही किया जाएगा पारित। फिर भी देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। 31 दिसंबर 1929, 30 दिसंबर 1930, 28 दिसंबर 1930 या 29 दिसंबर 1930। इसका सही जवाब है ए, 31 दिसंबर 1929। तो वही लाहौर अधिवेशन था जो कांग्रेस का, वहाँ 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से हमें गलत कथन को छांटना है। ठीक है, इसमें हमें देखना है कि साइमन कमीशन से संबंधित कौन कौन से कथन गलत हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन में 5 सदस्य थे। दूसरा स्टेटमेंट है कमीशन में 7 सदस्य थे। तीसरा स्टेटमेंट है लिबरल फेडरेशन ने कमीशन का समर्थन किया। और चौथा कथन है कि हिंदू महासभा ने कमीशन का विरोध किया। इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि ये नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई है। ये जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि साइमन कमीशन के 5 सदस्य थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि कमीशन में 7 सदस्य थे। तीसरा स्टेटमेंट है कि लिबरल फेडरेशन में कमीशन का समर्थन किया। और ये चौथा पॉइंट है कि हिंदू महासभा ने कमीशन का विरोध किया। तो गेस कीजिए इसका सही आंसर। तो पहले और दूसरे कथन में देखें तो कमीशन में या तो 5 सदस्य होंगे या तो 7 होंगे, तो इनमें से तो कोई एक ही ठीक है, दोनों तो ठीक होने वाले नहीं हैं। तो इसका हम सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 3। तो यानी कि साइमन कमीशन में 5 सदस्य नहीं थे, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और लिबरल फेडरेशन ने इसका समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो इसमें 2 कथन गलत हैं। कौन कौन से? एक तो पहला और एक तीसरा, यानी कि साइमन कमीशन में 5 सदस्य थे, ये बात गलत है क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। और लिबरल फेडरेशन ने कमीशन का समर्थन किया, ये गलत है क्योंकि लिबरल फेडरेशन ने भी कमीशन का विरोध किया था। बाकी ये भी ठीक है कि हिंदू महासभा ने कमीशन का विरोध किया। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दक्षिण भारत में भी सविनय अवज्ञा चल रहा था। तो सविनय अवज्ञा का पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में कौन कर रहा था। ऑप्शन दे रखे हैं के कलप्पन, सी राजगोपालाचारी, टी के माधवन या ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी ने
नमक कानून तोड़कर दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूना समझौता कब हुआ? 26 सितंबर 1932, 26 सितंबर 1933, 26 सितंबर 1931 या इनमें से कोई नहीं। देखेंगे इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 सितंबर 1932। तो देखिए पूना पैक्ट क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ कि रैमजे मैकडॉनल्ड ने अंबेडकर जी को ये बोला कि आपको भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं। इससे गांधी जी वहाँ से नाराज़ होकर के आ गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश का और बंटवारा नहीं देख सकता हूँ मैं सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम पे। तो इससे क्या हुआ कि गांधी जी जैसे ही वापस आए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो पूना की जेल में बंद थे। तो वहाँ पे गांधी जी इस बात के लिए अनशन पर बैठ गए कि मैं ये नहीं होने दूंगा कि भारत को इस तरीके से इसके टुकड़े किए जाएं, उसको इसके आधार पर सेपरेट इलेक्टोरेट के आधार पर आपस में लड़वाया जाए। जब गांधी जी अनशन पर बैठ गए तो उसके लिए मध्यस्थता करते हुए अंबेडकर जी को बुलाया गया और उनके बीच एक समझौता कराया गया, जिसमें गांधी जी ने उनसे कहा कि आप ऐसा ना कीजिए कि आप उसके कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत को मानिए, बल्कि आप ऐसा कीजिए कि इसके अलावा हम आपको कुछ और देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हम अलग अलग ना दे करके दलित प्रतिनिधियों को अलग वोट से नहीं बल्कि संयुक्त निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ था कि इसका अंत हो गया, पृथक निर्वाचिका यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट का अंत कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो कि पहले 71 थी वो बढ़ा करके 148 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में भी दलित वर्ग के लिए 18% सीटें आरक्षित कर दी गई। तो ये जो समझौता हुआ था पूना की जेल में गांधी जी और अंबेडकर के बीच, इसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1926, 1928, 1929 या 1930? इसको आप काफ़ी आसानी से गेस कर सकते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1928। तो सन 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के कुछ लोगों ने मिलकर के नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की जिसमें कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया अध्यक्षता की, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछले क्वेश्चन में फिर से बता देती हूँ कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की तो तब उन्होंने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया। क्यों? क्योंकि 1928 की नेहरू रिपोर्ट के बाद भी अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिश ने नेहरू रिपोर्ट की बातों को इम्प्लीमेंट नहीं किया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1931, 6 अप्रैल 1932 या 6 अप्रैल 1933? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 1930। तो उन्होंने ये शुरू किया था 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से, और साबरमती आश्रम से इन्होंने बहुत से अनुयायियों के साथ चल कर के ये पहुँचे डांडी, और डांडी पहुँचकर उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और ये उल्लंघन किया था उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1930, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1932 या 5 मार्च 1933? तो ये बात चल रही है कि
सविनयावज्ञा आंदोलन के विषय में या प्रथम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसमें कुछ शर्तें रखी गई जो गांधी जी ने एक्सेप्ट की और कुछ इरविन ने एक्सेप्ट की। उसके बाद ही गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी इरविन पैक्ट को लेकर के कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या क्या शर्तें कुछ रखी गई थी उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उन सभी राजनीतिक कैदियों को तुरंत रिहाई देने की बात की गांधी जी ने जिन पे हिंसा का आरोप नहीं था, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि गांधी जी हमेशा से ही अहिंसा के पुजारी रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ भी ये शर्त रखी कि आप उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दीजिए जिन पे कोई हिंसा का आरोप नहीं है। दूसरा, उन्होंने अपनी बात रखी कि समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को कम से कम अपने पर्सनल यूज़ के लिए नमक बनाने और इसको इकट्ठा करने की अनुमति दी जाए और इस पर ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाए। फिर उन्होंने ये भी शर्त रखी कि सत्याग्रहियों की वो संपत्ति वापस करे जो अभी तक किसी तीसरे पक्ष को बेची नहीं गई है। और जैसे कि सविनयावज्ञा आंदोलन का एक एजेंडा ये भी था कि शराब और अफीम की दुकानों पे धरना देना, तो उसको भी उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने का अधिकार दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ आके लाठी डंडे बरसाने लगे जिससे कि लोगों को दिक्कत हो। ठीक है। तो इसमें फिर क्या हुआ कि गांधी जी सविनयावज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको स्थगित कर देता हूँ। और दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं गोलमेज सम्मेलन में भी जाने को तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेंगे। उसको उन्होंने लगभग समाप्त किया। तो ठीक है, ये थी कुछ गांधी इरविन पैक्ट के बारे में कुछ बातें। तो आज हम इतना ही रखते हैं। आगे मैं फिर हाजिर होंगी आपके सामने इसके अगले प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।